So yeah, my name is Akash Garg, and currently I am in the Indian Defence Estate Service, and I have given all my attempts. This was my sixth attempt, last attempt, and currently I am being posted as the CEO of Jalapahar Cantonment. It's in Darjeeling. So if any one of you are visiting here, do meet me and can we can meet. So we'll be talking about today the essay topic, and I'll be sharing my experiences that what I have learned, and you guys are okay with Hindi also, I guess. तो Yes, sir. हाँ, तो कोई भी आपका क्वेश्चन है तो प्लीज आप पूछ सकते हैं. तो we'll be just interacting and conversing. Okay, it's not a lecture or session. So I'll be sharing what I've learned, and when I was given this topic, so I thought if I were to write this in exam, what would I think about this topic and write. Okay. So it will be better if we can just have a conversation. Like it will be feel weird to me if I am the only one talking to you. Okay. So first of all, essay. So essay is the most like liberal process of this whole examination, where we are given the most freedom and space to uh, express ourselves. Unlike the GS answers, where we have to write what is being asked. सो ऐसे में जो हमें टॉपिक दिया जाता है तो वी हैव दैट फ्रीडम टू बी क्रिएटिव, और उसी चीज के मार्क्स मिलते हैं जितना हम क्रिएटिव हो सकते हैं. इसमें लैंग्वेज मैटर करती है बट इतनी मैटर नहीं करती है. व्हाट मैटर्स कि आपका थॉट प्रोसेस क्या है, आपके आइडियाज क्या है, आप कितना ब्रॉडली सोच सकते हो. तो लैंग्वेज जिसकी अच्छा है, वेल एंड गुड, एक्स्ट्रा मार्क्स मिलते हैं, बट दैट इज नॉट द ओनली फैक्टर. अगर नहीं भी है तो आपका आपका सोचने का तरीका, आपका वे ऑफ एक्सप्रेशन, आपकी आपके आइडियाज, दैट्स ऑल दैट मैटर्स. दिस इज व्हाट आई लर्न. ठीक है. तो एसए और जीएस में क्या फर्क है? एक हमें क्वेश्चन दिया जाता है, सपोज दिस इज द टॉपिक, टू दिस टॉपिक इज इन द मिडल ऑफ डिफिकल्टी लाइज अपॉर्चुनिटी. तो अगर ये जीएस में आता है ये टॉपिक और हमें 10 मार्क्स का आंसर लिखना है, तो विल बी जस्ट substantiating this line, this statement, and will provide examples, and in 2 pages we'll be done with this. But in essay क्या होता है कि हमें केवल टॉपिक को ध्यान में रखते हुए हमें लिखना है जितना हम लिख सकते हैं उसके बारे में. लाइक हम थोड़ा डाइवर्स, हमें केवल उस टॉपिक के ऊपर ही नहीं लिखना है, बट उससे पकड़नी है चीजें. जैसे इसमें है कि डिफिकल्टी एंड अपॉर्चुनिटी, तो वी हैव टू राइट, we have to think about difficulties and opportunities, right? So we'll start. Like the topic is in the middle of difficulty lies opportunity. So first of all, I will identify what are the keywords. The keywords would be difficulty and opportunity. So मैं सोचूंगा कि डिफिकल्टी से मेरे को क्या समझ में आता है. डिफिकल्टी फॉर मी इज लाइक चैलेंजेस या टफ टाइम्स, या ऐसी सिचुएशंस जिसमें हम हेल्पलेस फील करते हैं. And what are opportunities for me? Opportunity would be like scope to improve and transform, reform, right? किसी का कोई डाउट अभी तक? यार ऐसा है ना कि मैं मतलब 1 साल पहले तक उधर ही था जहाँ पर तुम लोग बैठे होगे, तो वी ज्यादा डिफरेंस नहीं है, तो वी कैन हैव दैट इंटरेक्शन. ओके. सो इसमें 3 चीजें होती है ऐसे में, सभी को पता है: इंट्रोडक्शन, बॉडी एंड कंक्लूजन. तो जब हम, और इसमें मैं पहले क्या गलती करता था कि मैं टॉपिक देखता था और लिखना स्टार्ट कर देता था. तो बट उससे मेरे मार्क्स ज्यादा इंप्रूव नहीं होते थे. तो इसमें 1.5 घंटे का टाइम मिलता है, तो हम आधा घंटा इसको ब्रेनस्टॉर्म करने में लगाएंगे जरूर. उससे बहुत फायदा होता है, और वही मैटर करता है. लिख तो हम लेते हैं एक बार में स्पीड में, 1 घंटा इज मोर देन इनफ टू कंप्लीट 1000 या 1200 वर्ड्स ऐसे. तो वो आधा घंटा इंपॉर्टेंट होता है जो हम ब्रेनस्टॉर्म करते हैं. तो आई शो यू माई कि वो 2 पेजेस मैंने आधे घंटे में भरे हैं जब लिखना होता है. तो यही आपको भी करना है, ये सीखना है, प्रैक्टिस से आता है, एक दिन में कुछ नहीं होता. मैंने भी बहुत प्रैक्टिस की, मेरे को 7 साल लगे इस एग्जाम को क्रैक करने में. तो जरूरी नहीं है आपको भी उतना टाइम लगे. तो ठीक है, इंट्रोडक्शन में हम सोचेंगे फिर
कि कब इंट्रोडक्शन हम ऐसा रखेंगे ताकि एग्जामिनर को, इन्विजिलेटर को ये समझ में आ जाए कि हमें समझ में आ गया कि क्या लिखना है। तो हमें उसको समझाने की हम समझ गए हैं टॉपिक, तो उससे रेलिवेंट हम लिखेंगे कि जब जब हमारे हम, और उसमें कंटेक्स्ट इंपॉर्टेंट है कि हम कंटेक्स्ट या तो हम रिसेंट रखें या फिर हमारे जो नेशनल इंपॉर्टेंस का कुछ हो या फिर इंटरनेशनल। तो जैसे कि जब भी सिचुएशन ऐसी आई है कि हमने उसको एनकैश किया है और अपॉर्चुनिटी में बदला है, तो जैसे कि फर्स्ट ऑफ ऑल 1962 वॉर आई थी, तब हम, वो हमारे लिए चैलेंजिंग टाइम्स थे। उसके बाद हमने अपना डिफेंस इंप्रूव करा, न्यूक्लियर बॉम्ब हमने बनाया, या फिर 91 के इकोनॉमिक रिफॉर्म्स थे, वो चैलेंजिंग सिचुएशंस थी। तब हमने रिफॉर्म्स लाए एलपीजी, जिसकी वजह से आज हमारी इकोनॉमी इस लेवल पे ग्रो कर रही है। तो हम इस तरह का कुछ भी दे सकते हैं, या फिर मोस्ट रिसेंटली वी टॉक अबाउट, जैसे कि वेस्ट बंगाल में अभी वो क्राइसिस चल रहा है। तो दिस इज द डिफिकल्ट टाइम्स फॉर अस एंड इट also gives us an opportunity to reform the women's security and safety, right? तो इस तरह का आप कुछ दोगे तो इट इट क्रिएट्स एन इम्पैक्ट कि हाँ, सामने वाले को समझ में आ गया एंड ही इज अवेयर ऑफ द सिचुएशन क्या चल रही है। तो इंट्रोडक्शन में काफी तरीके होते हैं लिखने के। आप एनेक्डोट बना के भी लिख सकते हो, अपनी स्टोरी बना के लिख सकते हो, या फिर कोई इंस्टेंस कि सामने वाले को रिलेट हो जाए, बस इतना हमें कोशिश करना। ठीक है, तो फिर आता है बॉडी पार्ट, दैट इज द मोस्ट इम्पोर्टेंट। बॉडी एक्सक्यूज पार्ट मी सर। में, सर यस, इंट्रो इंट्रो मतलब कितनी लाइंस का होना चाहिए सर? गुड गुड मॉर्निंग सर। सॉरी सर, गुड मॉर्निंग। इंट्रो हम कोशिश करेंगे कि, हाँ मैं ये और बता देता हूँ कैसे हमें डिवाइड करना है। तो मेन बॉडी हमारी जैसे अराउंड 10 to 12 पेजेस होते हैं, सो लेट्स टेक की एवरेज 10 पेजेस हमें लिखने हैं। तो विल लाइक इंट्रो के लिए हम फर्स्ट पैरा देंगे, फर्स्ट पेज, फर्स्ट पूरा पेज हम दे सकते हैं इंट्रो के लिए। एंड फ्रॉम द थर्ड एंड द सेकंड पेज वुड बी फॉर द लिंकिंग थिंग, कि हम लिंक करेंगे अपने जो भी हम बताने जा रहे हैं अपने ऐसे में, वो सब हम डिस्क्राइब करेंगे। और थर्ड पेज से हम अपनी बॉडी स्टार्ट करेंगे। तो ये बहुत ही सेफ तरीका है कि आप 2 पेजेस इंट्रो में दीजिए, छः 6 से 7 पेजेस बॉडी में, और लगभग 1 से 2 पेज अपना कंक्लूजन में। तो दिस इज द बेसिक एंड सेफेस्ट थिंग। आपको ज्यादा सोचना नहीं है, बेसिक रेडीमेड स्ट्रक्चर की तरह आपका काम करता है। बाकी आप जैसे जैसे प्रैक्टिस करोगे, आप अपना तरीका खुद इवॉल्व कर लोगे और समझ जाओगे कि कितना लिखना है किसमें। वो डिफिकल्टी नहीं आती। बस प्रॉब्लम यहाँ पे आती है कि हमें बॉडी में समझना है कि क्या लिखना है, कैसे हमें उसको डाइवर्सिफाई करना है अपने आप। जनरली प्रॉब्लम क्या होती है, जैसे इसमें है कि इन द मिडल ऑफ डिफिकल्टी लाइज अपॉर्चुनिटी। तो हम एग्जाम्पल ढूंढने लग जाते हैं कि इस स्टेटमेंट को जस्टिफाई करने के लिए। जैसे मैंने इंट्रो में भी 2 आपको इंस्टेंसेस बताए थे, 62 वॉर या 91 रिफॉर्म्स के। तो जनरली मैं भी ये गलती करता था, और मैंने भी देखे लोग करते हैं, जिसकी वजह से नंबर नहीं आते हैं, कि वो बस एक इसी लाइन को जस्टिफाई करने में पूरा अपना ऐसे लगा देते हैं, दुनिया भर के एग्जाम्पल्स उसमें डाल देंगे। और वो, बट इट इज ओनली यूनिडिमेंशनल। आपने ज्यादा उसको डिमेंशंस को एक्सप्लोर नहीं किया। तो लाइक जब मैं लिखता था, फॉर एग्जांपल आई वुड शेयर कि एक सबसे पहले मैंने ऐसे लिखा था, बी द चेंज यू वांट टू सी इन द वर्ल्ड। ठीक है, मेरे को टॉपिक समझ में आ गया, बहुत इजी टॉपिक है, मेरे पास है कंटेंट। और मैंने पूरे ऐसे में बस वो एग्जांपल्स डाल दिए कि कैसे कैसे बी द चेंज यू वांट टू सी इन द वर्ल्ड, की महात्मा गांधी ने क्या किया, मार्टिन लूथर ने क्या किया, नेल्सन मंडेला ने क्या किया। केवल उस स्टेटमेंट को जस्टिफाई करता गया और एग्जांपल्स डालता गया। तो जो भी मेरे मेंटोर थे ऐसे के लिए, उन्होंने बताया कि आपने केवल एक डिमेंशन पे बताया है, जो कि ऑलरेडी आपको गिवन थी। आपने कुछ अपनी क्रिएटिविटी नहीं दिखाई उसमें, आपने डाइवर्सिफाई नहीं किया आपने। उसमें क्या है कि चेंज बोला गया है, चेंज इज अ कीवर्ड। तो चेंज के बारे में आपने बात ही नहीं की कि कैसे चेंज लाया जा सकता है। पहले इंटरनल चेंज आता है, एक्सटर्नल चेंज आता है, चेंज को लाने में क्या दिक्कत होती है, बिकॉज इट क्रिएट्स एन अनईजीनेस एंड डिस्कम्फर्ट, इट रिक्वायर्स अस टू कम आउट ऑफ आवर कंफर्ट जोन। तो ये चीज मेरे को काफी देर में समझ में आई, और फिर जब समझ में आई तो मेरे मार्क्स भी इंप्रूव हुए। मैंने 4 मेंस लिखे हैं और मेरे को 120 प्लस ही मिला है हमेशा। और जैसे जैसे मैंने मेंस लिखे हैं, तो मार्क्स हमेशा बढ़ते गए, दैट इज ड्यू टू द प्रैक्टिस। बहुत एक्सेप्शनल मार्क्स नहीं आए मेरे, बट एवरेज से हमेशा ज्यादा ही है। ठीक है, हमारी कोशिश वही रहेगी कि हम कुछ गड़बड़ी ना कर दें, क्योंकि मैंने देखा है लोगों के अच्छे होते हैं लोग, कंटेंट होता है, बट
100 के बिलो रह जाते हैं, डबल डिजिट्स में, क्योंकि कुछ गड़बड़ी वो कर देते हैं स्टेटमेंट को इंटरप्रेट करने में या फिर अपने ऐसे को डाइवर्सिफाई करने में, तो वो गड़बड़ी से हमें बचना है। ठीक है, तो हम थोड़ा पहले तो इसी टॉपिक पे बात करेंगे कि इन द मिडल ऑफ डिफिकल्टी लाइज अपॉर्चुनिटी। तो जैसे इसमें दो कीवर्ड्स हैं, डिफिकल्टी एंड अपॉर्चुनिटी। तो थोड़ा हम पहले वो बता देंगे कि हमें क्या समझ में आता है इससे, कि जैसे हमने बात की इकोनॉमिक रिफॉर्म्स की या 1962 वॉर की, इसी तरह से और भी एक दो एग्जांपल्स हम लगभग एक पेज में हम बताएंगे कि जैसे कि कोविड था, कोविड के टाइम डिफिकल्ट टाइम्स था, तो हमने उसको अपॉर्चुनिटी में बदला कि हमने ई लर्निंग और ऑनलाइन सिस्टम जनरेट किए एजुकेशन के लिए, टेलीमेडिसिन के लिए। ई कॉमर्स हमारा काफ़ी सक्सेसफुल रहा, नए नए स्टार्टअप्स आए उसमें, और काफ़ी लोग हमारे स्टॉक मार्केट से भी जुड़े, दे लर्न हाउ टू इन्वेस्ट इन मार्केट्स। सो हम थोड़ा ये बता देंगे कि दीज आर द एग्जांपल्स, देन विल थोड़ा हम डाइवर्सिफाई करेंगे उससे कि डिफिकल्टी की, व्हाट इज डिफिकल्टी। और कभी कभी हमें समझ नहीं आता है कि कैसे डाइवर्सिफाई करें, तो एक इजी अप्रोच है कि क्वेश्चन बनाने की, कि हम खुद से क्वेश्चन पूछे कि व्हाट डिफिकल्टी, व्हाई डिफिकल्टी, है ना, और व्हाई नॉट, और व्हेन डिफिकल्टी से व्हेन हाउ, जितने भी हम क्वेश्चन बना सकते हैं वो हम बनाएंगे उससे। कि व्हाट इज डिफिकल्टी, सपोज ये हम केवल ब्रेनस्टॉर्मिंग करेंगे तब सोचेंगे कि डिफिकल्टी क्या है। इग्नोरेंस है ना हमारे पास, कि हमें पता नहीं था जब 1962 वॉर हुई थी, तो वी इग्नोर्ड आवर डिफेंस सेक्टर। एंड लैक ऑफ रिसोर्सेज होते हैं कई बार, कि जब 1991 रिफॉर्म्स आए थे तो हमारे पास रिसोर्सेज नहीं थे। एंड कई बार पॉलिसी फेलियर होता है, कि जैसे हमने दूसरी कंट्रीज में देखा है कि इकोनॉमिक फाइनेंशियल ब्रेकडाउन हो जाता है, तो दैट इज पॉलिसी फेलियर। सो इट लीड्स टू डिफिकल्टीज सिचुएशंस। और जब डिफिकल्टीज आती है तो क्या होता है कि वी आर वीक, हेल्पलेस, वनरेबल टू अटैक्स फ्रॉम द अदर। तो ये ठीक है, बट देर इज स्कोप फॉर रिफॉर्मेशन, लाइक after difficulty approaches us, so we have the that opportunity, like Japan did in Meiji Restoration. They were in difficult times, they were invaded by the foreign powers and they were defeated, but they uh, introspected themselves, and that leads to Meiji Restoration, their kind of revolution. And जिसने नहीं पढ़ा है तो they should read about this Meiji Restoration. And जितने भी revolutions आए, they were like the product of difficult times, अमेरिकन रेवोल्यूशन या फिर रशियन रेवोल्यूशन, राइट। तो इसी तरह से हम आगे बढ़ेंगे कि जब हम इतना सोच लेंगे तो विल नाउ हैव द क्वेश्चन विद अस कि व्हाट इट टेक्स टू एनकैश दैट अपॉर्चुनिटी। तो हमारे पास हमें अवेयरनेस होनी चाहिए कि भाई डिफिकल्ट सिचुएशन आ रही है, तो वी शुड बी रेडी। अवेयरनेस होनी चाहिए, रेडीनेस होना चाहिए, एक विजन होना चाहिए कि अब हम कैसे इसको इम्प्रूव कर सकते हैं, और एक रिस्क टेकिंग एबिलिटी होनी चाहिए। तो जब आप इस तरह की चीजें सोच लेंगे तो आप एग्जाम्पल भी सोच पाएंगे, लेकिन आप केवल एग्जाम्पल के पीछे भागते रहेंगे तो वो अच्छा नहीं लगेगा और रिपीटेटिव हो जाएगा, आप एक ही चीज लिखते रहेंगे बार बार। तो यू हैव टू, अगर कुछ चीज दिमाग में आ रही है तो आपको थोड़ा उसका बर्ड आई व्यू लेना है कि वो किस चीज से रिलेट कर रही है, तो हमें वो ब्रॉड थिंक लिखनी है, केवल एकदम एग्जाम्पल ही नहीं लिख देना है, थोड़ा उसमें हमें थीसिस लिखनी होती है। लाइक दीज आर ऑल थीसिस, कि जब भी हम एक पैरा लिख रहे हैं तो हम उसमें अपनी एक स्टेटमेंट लिखेंगे कि सपोज what it takes to encash on opportunity. So this is my subheading. This will be my subheading. तो यहाँ पे एक और चीज बता देता हूँ मैं, कि मैंने सबहेडिंग अप्रोच आई यूज टू फॉलो, कि मैंने इंट्रो लिख दिया और बॉडी में आई यूज टू मेक 3 to 4 सबहेडिंग्स। तो हर सबहेडिंग में मैं 2 पेज लिखता था, तो अराउंड 8 to 9 पेजेस हो जाते थे। सो दिस इज लाइक कि पीस मील अप्रोच, कि आप आपने ब्रेक कर लिया अपने ऐसे को तो बहुत ज्यादा दिक्कत नहीं होती है हमें, फिर वो ऐसा बड़ा कुछ ऐसा नहीं लगता है पहाड़ जैसा। तो मैं, मेरी अप्रोच यही रहती थी कि मैं सब हेडिंग क्या लिखूंगा, और इट्स परफेक्टली फाइन टू राइट सब हेडिंग्स। नंबर सब हेडिंग्स वालों के भी आते हैं और जो नहीं लिखते उनके भी आते हैं। डायग्राम नहीं बनाना है कभी भी, ये भी लोगों ने बहुत बड़ा ब्लंडर किया है ऐसे में। डायग्राम नहीं बनाना है, केवल यू हैव टू राइट इन वर्ड्स।
कोई फ्लो चार्ट वगैरह कुछ नहीं लगाना है, आप कोटेशन लिख सकते हो बीच में गैप देख के, हाईलाइट करके उसको। ठीक है, सो वी वर ऑन दिस व्हाट इट टेक्स टू इनकैश द अपॉर्चुनिटी, अवेयरनेस, रेडीनेस, विजन, रेडी टू चेंज, रिस्क टेकिंग एबिलिटी। सो व्हाट इज रेडीनेस, लाइक कि मोबिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेज, जब भी हमारे जैसे कुछ मिलिट्री अटैक होता है तो वी शुड बी एबल टू मोबिलाइज आवर आर्म फोर्सेस, दिस शुड बी द रेडीनेस, इतना होना चाहिए। अवेयरनेस ऑफ आर पेंडिंग डिजास्टर्स, तो इसमें एक और अच्छा टॉपिक आपको एक डिमेंशन मिल सकता है डिजास्टर मैनेजमेंट का, कि डिजास्टर जैसे कोई कुछ कह रहा है, ओके। सो डिजास्टर का जैसे सुनामी जब आई थी तो वी वर नॉट रेडी, बट जब सुनामी आई तो वी वर लाइक sort of in a difficult situation, but we took it as an opportunity to develop our early warning Disaster system. management, early warning system. Yes, Shrishti, you want to say something? Yes, sir. Sir, can we also mention COVID, like how it was a difficult time, but we got the online thing and we got very comfortable with the technology system and online education and all we promoted, and some people made a lot of money as well. Like it Yes, was a difficult time. yes, in fact it is a very good example. आप in fact इसको introduction में भी लिख सकते हो, because it's a recent Okay, sir. phenomenon and it affected the whole world, so it's a very good example. So like we were talking about the disaster, तो tsunami आई थी तो we took it as an opportunity to develop early warning systems and even help the nearby countries also, the neighboring countries. And similarly in cyclone, we now are able to save many lives due to our early warning systems on the eastern coast. Right? So इतना लिखोगे तो आप अभी तक जितना लिखा है तो आई थिंक हमारा हाफ ऐसे यहाँ पे कवर हो जाता है। सो वी विल नाउ थिंक कि और क्या लिख सकते हैं हम अपॉर्चुनिटीज के बारे में। हेलो, एम आई ऑडिबल? Yes, sir. या सो नाउ हमारे पास आते हैं, तो आई वाज थिंकिंग कि मैंने सब कुछ लिख दिया कि अपॉर्चुनिटी का क्या हो सकता है, चैलेंजेस क्या होते हैं। चैलेंजेस के बारे में हम और बात कर सकते हैं कि challenges are inevitable part of life. It forces us to innovate and create new things. It helps us to build resilience and character. तो कैरेक्टर वाली जब हम बात करेंगे तो एक इंडिविजुअल लेवल पे आ जाएंगे हम, कि इंडिविजुअल पर्सन की लाइफ में जब क्राइसिस आते हैं तो कैसे वो उससे डील करता है, एंड इट टेक्स एंड इट he or she took it and as an opportunity to build their character, and it provides a chance for growth and learning, can lead to new opportunities and perspectives. Like इंडिविजुअल की बात करें तो जेके रोलिंग का एग्जांपल देख सकते हैं हम, कि शी वाज स्ट्रगलिंग विद हर डिप्रेशन, एंड while she was in that phase, that lead to her creative innovation of that Harry Potter novel series, right? So challenges are not obstacles but stepping stones to success. इस तरह की हम challenges के बारे में बात कर सकते हैं। फिर हम बात कर सकते हैं कि अपॉर्चुनिटी जो मिस हो गई है, मिस्ड अपॉर्चुनिटी, कि इंडिया ने किस पे एनकैश नहीं किया, तो ये केवल हमें उसी फ्लो में नहीं लिखना होता, हम अगेंस्ट में भी लिख सकते हैं उस टॉपिक के। लाइक इसमें हम हमें एक फ्लो दिया जा रहा है कि एक पॉजिटिव साइड दी जा रही है, तो हम लेकिन सोच सकते हैं कि क्या मिस हो गई अपॉर्चुनिटी जो कि हम जिस पे हम एनकैश कर सकते थे। तो इसमें हम लिख सकते हैं कि इंडस्ट्रियलाइजेशन हमारा इंडिया का अभी तक उस लेवल पे नहीं हो पाया है कि सारे रीजन में हो सके। टेक्नोलॉजिकली वी आर लैकिंग बिहाइंड मैनी डेवलप्ड नेशंस। इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट में वी आर स्टिल स्ट्रगलिंग, एंड एजुकेशन रिसोर्सेज लाइक राइट टू एजुकेशन एक्ट को आए हुए इतने साल हो गए, फिर भी प्राइमरी एजुकेशन इज स्टिल पुअर, अंडर इन्वेस्टमेंट है, एंड हायर एजुकेशन में वी आर सीइंग ब्रेन ड्रेन। So we have not able to turn that challenge into opportunity.
फिर मैन्युफैक्चरिंग में, एक्सपोर्ट लेड ग्रोथ में, टूरिज्म में, रिन्यूएबल एनर्जी, स्पेस एक्सप्लोरेशन और ग्लोबल लीडरशिप। तो मतलब एक बार आप सोचना स्टार्ट करोगे तो आपके पास कंटेंट ज्यादा हो जाएगा और स्पेस की कमी पड़ जाएगी। बट आप ये एक एक लाइन में भी मेंशन कर दोगे तो इट विल क्रिएट अ गुड इम्पैक्ट कि आपने काफी सोचा है और लिखा भी है उसके बारे में, राइट। फिर हम एक ये भी लिख सकते हैं कि अब हमें लग रहा है कि डिफिकल्टी आती है तभी अपॉर्चुनिटी आती है। तो हम लिख सकते हैं कि ऐसा भी नहीं है, वन शुड नॉट वेट फॉर द डिफिकल्ट टाइम्स टू क्रिएट न्यू अपॉर्चुनिटीज। तो अगर हमारे लिए डिफिकल्ट टाइम्स नहीं है बट इफ वी सी अपॉर्चुनिटी तो वी शुड फोकस ऑन दैट। लाइक यूक्रेन रशिया वॉर हो रही है, इट इज नॉट अफेक्टिंग अस डायरेक्टली बट वी हैव टेकन अ स्टेप टू क्रिएट दैट इनटू एन अपॉर्चुनिटी कि हम जाके मीडिएट करें और पीस एंड प्रॉस्पेरिटी हम वहाँ पे लाएं। और इट विल improve our goodwill and project us as a global leader who likes to promote peace. So these are the things. इतना आप अगर ब्रेनस्टॉर्म कर लोगे तो आई एम श्योर कि आपको 1 घंटे से भी कम टाइम लगेगा अपना ऐसे लिखने में, और आपके पास कंटेंट ज्यादा होगा। फिर आपको फिल्टर करना पड़ेगा कि मैं ये लिखूं या ये ना लिखूं। नाउ मेरे को तो इतना ही बताना था क्योंकि ये टॉपिक जैसे गिवन था। बाकी आपके कुछ क्वेश्चंस हैं ऐसे या किसी और चीज से रिलेटेड तो आप पूछ सकते हैं। Sir, मेरा how ऑप्शनल can we मैथमेटिक्स। start to thinking? How can we start to write essay? I mean, first time लिखा है, अभी तक एक बार भी नहीं लिखा है। एक बार भी नहीं लिखा है तो आप मतलब एकदम से कुछ इम्प्रूव नहीं होता है। आप एकदम से बहुत ब्रिलियंट ऐसे नहीं लिखोगे आप। जब मैंने लिखा था तो बहुत गंदा ऐसे लिखा था। तो आप लिखो लेकिन आप अपने अपने उस डर को निकालो, पहले उस इनर्शिया को खत्म करो लिखने का। एक कॉन्फिडेंस आना चाहिए कि हाँ मैं लिख सकती हूँ। बट भले ही अच्छा ना लिखे बट मैं 10 पेज एटलीस्ट भर सकती हूँ अभी उस टॉपिक के बारे में। तो मैं तो यही कहूँ कि आप लिखो जाकर। और मैं प्रैक्टिस हमेशा टेस्ट सीरीज के थ्रू करता था। मेरे से ऐसा नहीं हो पाता था कि घर घर पे बैठ के मैं डेली या खुद से लिख लूँ। तो मैं टेस्ट सीरीज ज्वाइन करके वहाँ पे जाके लिखता था और उनके शेड्यूल को फॉलो करता था। तो लिखने का यही तरीका है कि आप टॉपिक देखो, थोड़ा सोचो, और जो भी आपके मन में आता है आप लिखो और उसको चेक कराओ। फिर आप ऐसे ही इम्प्रूव करोगे। आप मतलब एकदम से बहुत अच्छा कुछ नहीं होता है यहाँ पे, मिराकल नहीं होते हैं कुछ। थैंक यू सर। हेलो और सर। मेरा एक और चीज़ मैं बता दूं कि मुनाल एक मिनट, कि मैं बीटेक से आता हूँ, बीटेक किया है मैंने। एंड मेरा ऑप्शनल भी मैथमेटिक्स था। तो राइटिंग स्किल्स इतने ज़्यादा थे नहीं, और जो भी हम ऑप्शनल में पढ़ते हैं दैट इज ऑफ नो यूज फॉर अस इन दिस जीएस एंड एसए। या मुनाल यू वर सेइंग समथिंग। सर जैसे अभी आपने ऐसे के बहुत मल्टी डायमेंशनल एस्पेक्ट्स बताए, जैसे यू वेंट इनटू द हिस्टोरिकल चैलेंजेस, थोड़ा इंटरनेशनल चैलेंजेस, और काफी सारे डायमेंशंस बताए। बट माय क्वेश्चन इज कि क्या हम एक ही डायमेंशन ले सकते हैं? जैसे अभी कंटेम्पररी चैलेंजेस से फॉर इंडिया एक इनइक्विटी इन एजुकेशन है, से फॉर एग्जांपल। तो इनइक्विटी इन एजुकेशन में ही कैसे डिफिकल्टी है, मतलब क्या डिफिकल्टी है, क्या चैलेंजेस है, उसमें क्या अपॉर्चुनिटीज है, और कैसे उस अपॉर्चुनिटीज को एनकैश करे, तो इसी के अराउंड लिख सकते हैं क्या? वही मैं आपको बता रहा था कि दैट इज व्हाट डिफरेंशिएट अ जीएस आंसर एंड एसए। कि आप जो यूनिडायमेंशनल होता है वो एस जीएस में होता है। आप अगर जीएस 3 में आपसे या 1 में पूछा जाए तो आप एजुकेशन वहाँ पे होगा कहीं ना कहीं और आप लिखोगे। बट आप खुद सोचो ना कि आपको ये ऐसे टॉपिक दिया गया है चेक करने के लिए और सामने वाले ने केवल एजुकेशन पे लिखा है, तो आप खुद ही पढ़ते पढ़ते बोर हो जाओगे कि इसने कुछ और लिखा ही नहीं। उसको बस एक आइडिया देना है कि एजुकेशन पे आपने बात कर ली, चैलेंजेस अपॉर्चुनिटी बता दी, बट मूव ऑन कि आपने और भी तो बताओ। तो मतलब आप खुद ही अपने ऐसे फिर पढ़ोगे ना तो आपको खुद ही अच्छा नहीं लगेगा। Sir, and the other, okay, I get it. And the other point was, I'll be attempting first time this year. So this is my first and last attempt only. Uh, so I was just wondering कि ऐसे की प्रिपरेशन जनरली कैसे करें? मतलब कुछ कॉमन थीम्स या टॉपिक्स होंगे जिसके ऊपर प्रैक्टिस करते हैं, तो जस्ट वांटेड टू नो अबाउट दो जनरल थीम्स एंड टॉपिक्स। या तो इट यूज टू बी द ट्रेंड कि हम एक सेट ऑफ टॉपिक्स थे जिसके प्रिपेयर करके जाते थे और उनमें से आता था। बट
and those topic used to were like education, health, women, and global crisis like माइक ऑन है. ओके, सो बट अब थोड़ा ट्रेंड चेंज हो रहा है. अब थोड़ी एब्स्ट्रैक्ट सी स्टेटमेंट देते हैं विच इज कॉल्ड फिलोसॉफिकल एस्से इन द मार्केट. हालांकि कोई फिलोसॉफी नहीं होती है उसमें. तो थोड़ा ऑब्जेक्टिविटी से एक एब्स्ट्रैक्टनेस की तरफ जा रहे हैं. यूपीएससी का एक ट्रेंड है क्योंकि वो सैचुरेट हो चुकी है. लोग वही चीज लिखते हैं बार बार. तो लेकिन इसमें सोचना पड़ता है थोड़ा. आपकी क्रिएटिविटी इसी में निकलती है. तो कैसे करें तैयारी? तो यार यही तरीका है कि आप प्रैक्टिस करो. जितना प्रैक्टिस करोगे उतना सोचोगे कि क्या लिखना है. और रीड करोगे डिफरेंट थिंग्स. लाइक आप न्यूज़पेपर डेली पढ़ते हो तो यू गेट द कंटेंट फ्रॉम देयर. आप मेंस की जो प्रिपरेशन होती है जीएस 1 2 3 पर, उसी से कंटेंट मिलता है. और उन्हीं लाइंस पे आपको सोचना होता है. हिस्ट्री, ज्योग्राफी, सोशल, इकोनॉमिक, इकोनॉमिकली, सिक्योरिटी बेसिस पे, इंटरनेशनल डिमेंशन पे. तो ये सब चीजें हैं. एनवायरनमेंट, इसमें हमने एनवायरनमेंट की बात नहीं की. एनवायरनमेंट इज अ वेरी गुड अगेन टॉपिक जो जो कि हम हर ऐसे में बात कर सकते हैं एनवायरनमेंट पे. या तो अल्टीमेट यश. मतलब कोई भी 5-10 टॉपिक थीम्स के ऊपर थोड़ा प्रिपरेशन करो एंड इट्स ऑल अबाउट प्रेजेंस ऑफ माइंड ड्यूरिंग द एग्जाम. करनी चाहिए. अर्लियर इट यूज टू वर्क लाइक कि हम कुछ टॉपिक्स पे पढ़ के चले जाते थे प्रिपेयर करके. एंड उनमें से आता था जो कि मैंने बताया ना कि एजुकेशन या फिर वुमेन एंड हेल्थ. बट अब ऐसा नहीं हो रहा है. बट हालांकि आपको इन पे प्रैक्टिस करनी चाहिए. अपने सेट चीजें होनी चाहिए इन सबको लेकर के. कोटेशंस एंड एग्जांपल्स, एनेक्डोट्स एंड डेटा, ये सब चीजें होनी चाहिए. इट विल हेल्प. बट इट इज नॉट द ओनली थिंग दैट यू हैव टू डू. तो प्रैक्टिस का तो कोई सब्स्टिट्यूट नहीं है. प्रैक्टिस के थ्रू ही आप इवॉल्व करते हो, अपनी क्रिएटिविटी एक्सप्रेस कर पाते हो. थैंक यू. Good morning, sir. Hmm? Sir, what was your resources for essay and sir आपने notes भी बनाए थे essay writing के लिए? जैसे मैंने बताया कि ऐसे का कोई एक सोर्स नहीं है. आप डेली बेसिस पे जो आप पढ़ते हो ओवर द टाइम वही आपका रिसोर्स है. कोई ऐसी बुक नहीं आती है कि आपको बता दे. और नोट्स मैंने नहीं बनाए थे. इनिशियली आई यूज टू मेक लाइक कोटेशन, बट वो भी मैंने ड्रॉप कर दिया था. तो मतलब इट इज प्योर, जो भी मेरे थॉट्स थे वहां पर आते थे. और कोई अच्छा एनेक्डोट एग्जांपल लगता था तो मैं उसको लिख लेता था. जीएस की वजह से थोड़ा डेटा याद रहता था तो वो भी हम कभी कभी लिख देते थे. बट इन दिस काइंड ऑफ एसेज तो प्योरली इट्स योर थॉट प्रोसेस. Okay, sir. Thank you. So my question is not related to essay, but sir, since you said your optional was mathematics, so sir, what was the time difference? Like, what was the time you used to like? Is it fine if you are allotting half the time to optional and half to GS preparations? Like, how would you divide the time, sir? तो आई वुड लाइक टू मेंशन कि मैथमेटिक्स के साथ ये थोड़ा चैलेंजिंग हो जाता है कि हाफ, आई वुड से कि मोर देन हाफ आपको मैथमेटिक्स को ही देना पड़ता है. सो इन माय अर्लियर 3 मेंस आई यूज्ड टू डिवोट लाइक दिस ओनली कि बैलेंस करके हाफ टाइम मैथमेटिक्स को एंड हाफ जीएस को. तो उससे बट मैथमेटिक्स में मार्क्स नहीं आते थे. तो मैथमेटिक्स रिक्वायर्स अ मोर टाइम एंड एफर्ट. In fact, after my last attempt, in my last attempt after my prelims, I devoted whole my time to mathematics and this essay and ethics. And GS का बस मैं जाके वहाँ पे प्रैक्टिस करता था, जाके आंसर लिखता था. और न्यूज़पेपर डेली पढ़ लेता था ताकि मेरे को अपडेट रहूँ मैं जो भी करंट डेवलपमेंट्स हैं. एंड मैथमेटिक्स की मैं अपने घर पे प्रैक्टिस करता था. बाकी थ्रू टेस्ट सीरीज ही करता था कि एसए और जीएस. Okay, sir. Thank you. हेलो सर, मेरा क्वेश्चन है कि सर मैंने मास्टर्स किया है मतलब मैथ्स में, एमएससी मैथमेटिक्स, बट मैंने फिर इसे अपना ऑप्शनल कंसीडर नहीं किया मैथ्स को, इसी रीजन से कि टाइम ज्यादा, एफर्ट ज्यादा लगते हैं. तो अभी मेरा क्वेश्चन ये है कि फिर आप आंसर राइटिंग को मतलब मैं कैसे इम्प्रूव करूँ? मतलब राइटिंग स्किल बिल्कुल भी है ही नहीं कुछ अभी. तो आपने कैसे इम्प्रूव किया इस बैकग्राउंड से आने के बाद?
अगेन टेस्ट सीरीज, मतलब मैंने काफ़ी सारे टेस्ट लिखे, अलग अलग कोचिंग्स के टेस्ट सीरीज ज्वाइन करके लिखे, उनको चेक कराया, फीडबैक लिया है, बट ओवर द टाइम वो इम्प्रूव हो जाता है। और जीएस में क्या होता है कि एक टाइम तक ही आप इम्प्रूव करते हो, उसके बाद एक सैचुरेशन आ जाता है। तो मेरा ये था कि मेरे एवरेज 100 मार्क्स आते थे, चारों मिला के 400 तक आ जाते थे, तो आई वो सेटिस्फाइड कि मेरे को ठीक है, इतने आ रहे हैं, तो मेरे को और ज़्यादा वर्क नहीं कर पाऊंगा उसमें, क्योंकि मेरे को मैथ्स पे टाइम देना है। तो मैथ्स में मेरे लास्ट सेकंड लास्ट अटेम्प्ट में 200 मार्क्स थे, एंड बट आई वर्कड ऑन इट, एंड लास्ट अटेम्प्ट में 300 मार्क्स रहे फिर मैथ्स में। तो आपको देखना है कि आपका स्कोप ऑफ इम्प्रूवमेंट कहाँ पर है। तो मेरे को लगता था कि मैं एसए में अच्छा कर सकता हूँ, एथिक्स में अच्छा कर सकता हूँ, जीएस 2 3 में इतना ज़्यादा स्कोप नहीं लगता था मेरे को, और मैथ्स में तो करना ही था क्योंकि उसके बिना तो नहीं हो पाता। तो 2 और 3 मैं केवल जाके लिख देता था वहाँ पे, 1 2 3। एथिक्स और एसए को मैंने थोड़ा और ज़्यादा टाइम दिया था, ज़्यादा प्रैक्टिस की थी, एक्स्ट्रा क्लासेस भी लगाई थी जब ज़रूरत पड़ी थी एथिक्स की। और मैथ्स में मैंने जो जो मैं कर सकता था वो मैंने किया। सर व्हाट वाज योर सोर्स फॉर एथिक्स? एथिक्स में अगेन टेस्ट सीरीज इज द प्राइमरी सोर्स, और फोरम आइस में लेक्चर्स मैंने लगाए थे, बट इतना कुछ फ़ायदा नहीं हुआ था। तो बुक्स वगैरह भी आती है, तो अर्लियर मैंने वाजीराम से कोचिंग ली थी, तो वही मैं नोट्स हमेशा रिवाइज करता रहा, क्योंकि उस एथिक्स में भी एक टाइम पे एक स्टैटिक पार्ट होता है कि आपको उतना तो आना ही चाहिए, कि कीवर्ड्स की सारी आपको डेफिनेशंस याद होनी चाहिए, ऑन टिप्स होनी चाहिए। तो उतना भी आप कर लो तो आप यू विल डू गुड इन एथिक्स। ज़्यादा बुक्स वगैरह पढ़ने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि बहुत ज़्यादा मटेरियल होता है। तो कोई भी एक अगर आप कोचिंग कर रहे हो तो आपका उसी को सब्सटैंशिएट करते रहो एग्जांपल्स वगैरह से। एग्जांपल्स इंपॉर्टेंट होते हैं एथिक्स में। बेसिक डेफिनेशन आपको हर कीवर्ड की याद होनी चाहिए, तो दैट विल हेल्प। और प्रैक्टिस टेस्ट वो तो मस्ट है। थैंक यू सर। Sir, what was your approach for current affairs and how did you manage to recall uh, the one year of like the content of current affairs? करंट अफेयर्स के लिए एक हैबिट बना लो कि न्यूज़पेपर पढ़ने की। काफ़ी लोग नहीं पढ़ते हैं, उनका भी होता है, बट मेरे को अच्छा लगता था, एक अच्छी स्टार्ट मिल जाती थी दिन के लिए, कि न्यूज़पेपर हो तो आप यू आर वेल अवेयर ऑफ थिंग्स की क्या चल रहा है। तो करंट अफेयर्स एक हैबिट थी। और फिर मेंस के लिए मैगजीन आप रेफर करते हो, जैसे विजन की आती है, तो उसमें उसका बेनिफिट क्या है कि आपको सिलेबस वाइज उसमें सेग्रीगेट किया होता है, टॉपिक वाइज। फॉर एग्जांपल अगर इकोनॉमिक्स की मीन्स 365 पढ़ते हो, तो टॉपिक वाइज उसमें हर चीज़ होती है, कि एग्रीकल्चर की अलग होती है, इंफ्रास्ट्रक्चर की अलग होती है। तो मैं ये करता था मेंस के लिए। प्रीलिम्स के लिए तो मैंने छोड़ ही दिया था 2 साल में कोई भी मैगजीन रेफर करना। हालांकि न्यूज़पेपर में रोज पढ़ता था, करंट अफेयर्स इतना रेलिवेंट नहीं रह गया था मैगजीन्स वाला, बट मेंस के लिए इट इज़ क्वाइट यूजफुल। तो 1 साल की जो आप बोल रहे हो रिकॉल करना, तो वो मेंस 365 से हो जाता है। आप एक दो बार रीडिंग करते हो, आप उसमें मार्क करते हो, आप यूजफुल थिंग्स उठाते हो उससे, डेटा वगैरह। तो वो आप 2 3 बार रिवाइज करते हो, तो वो आपके फेवरेट टिप्स पे रहता है। और आप जब उसको लिखते हो टेस्ट में, तो वो इट हेल्प्स इन रिटेंशन। सर आपने Sir, अपने is खुद it के like नोट्स? so सॉरी। is it like good idea to not go with newspaper daily but go with the monthly magazine of Vision and then recalling वाले process के लिए 365 जो Vision की आती है? मतलब इट्स नॉट अबाउट गुड और बैड आइडिया, आई वुड से कि न्यूज़पेपर रीडिंग इज मस्ट, इट शुड बी अ हैबिट फॉर एवरी एस्पिरेंट, नॉट जस्ट फॉर द सेक ऑफ एग्जाम, बट टू बी अवेयर। आप मतलब एग्जाम्स के आप जब सेलेक्ट हो जाओगे ना, तो भी आप न्यूज़पेपर खुद से उठा के पढ़ोगे। तो इट शुड बी अ हैबिट, आई वुड से। हालांकि कोई डायरेक्ट रिलेशन नहीं है आपका एग्जाम से उसका, क्योंकि केवल मैगजीन पढ़ के भी लोगों ने बहुत अच्छा किया है, और ना पढ़ के भी अच्छा किया है। तो अगेन आई वुड से कि ये आपके ऊपर है कि आपको कैसा लगता है न्यूज़पेपर पढ़ना। Yeah. Okay, sir, thank you. सर न्यूज़पेपर से अपने नोट्स मतलब बनाने चाहिए कुछ डाटा रिलेटेड? नोट्स आपको पेन पेपर लेके बैठना चाहिए न्यूज़पेपर पढ़ते वक्त, कि आपको कुछ अच्छा लगे, आपको लगे कि हाँ ये रेलिवेंट है, मेरे को याद रह सकता है,
या याद रहना चाहिए, मैं इसको यहाँ पे यूज कर सकती हूँ एसए में या फिर जीएस में। जीएस में तो हालांकि इतना ऑलरेडी कंटेंट मिल जाता है मैगजीन्स वगैरह के थ्रू लिखने के लिए, बट एसए के लिए अच्छे अच्छी चीजें मिल जाती हैं कई बार। तो अगेन कि केवल फॉर द सेक ऑफ नोट मेकिंग आप नोट्स मत बनाइए, आपको लगता है कि हाँ ये चीज़ अच्छी है, ये याद रखनी चाहिए मेरे को, तो वो आपको लिख लेनी चाहिए। थैंक यू सर। और किसी का कोई क्वेश्चन, कुछ कुछ भी प्रिपरेशन से रिलेटेड? सर प्रिपरेशन से रिलेटेड तो नहीं है, बट लाइक व्हाट इज द स्कोरिंग पोटेंशियल इन ऐसे, और मतलब क्वालिटी बेंचमार्क क्या होना चाहिए? लाइक हम अगर हिंदू के एडिटोरियल्स पढ़ते तो उसका अगर 10 on 10 क्वालिटी हम बताते, तो लाइक व्हाट शुड बी, व्हाट इज द स्कोरिंग पोटेंशियल एंड क्वालिटी बेंचमार्क? यार अगेन हिंदू, अगर आप 10 on 10 बोल रहे हो तो उसमें लैंग्वेज इज डिफरेंट। लैंग्वेज वहाँ पे मतलब एक लिटरेरी जो एस्पेक्ट होता है किसी भी राइटअप का, तो वहाँ पे वो अच्छा होता है। बट यहाँ पे वो एक्सपेक्ट नहीं किया जाता आपसे कि आपकी लैंग्वेज बहुत ज़्यादा अच्छी हो, लिटरेरी आप फूल पत्ती उसमें लगा दें एकदम शेक्सपियर वाली। यहाँ पे आपकी ऑब्जेक्टिविटी देखी जाती है, आपका थॉट प्रोसेस वो मैटर करता है कि आप कितना सोच पा रहे हो वहाँ पे। और जहाँ तक की स्कोरिंग की बात है, तो स्कोरिंग इट यूज टू बी लाइक कि 120 प्लस इट यूज टू बी अ गुड स्कोर। 120 तक एवरेज है, 120 to 130 इज गुड, एंड 130 अबव इज बेटर देन गुड। तो मेरा हमेशा स्कोर 120-30 के बीच में रहता था, और मैं कोशिश ये रखता था कि 2-3 मार्क्स हमेशा इंप्रूव हो, और वो होते थे। लेकिन लोग इसमें ब्लंडर कर देते हैं कि डबल डिजिट में रह जाते हैं, तो उस चीज़ से बचना है। ओके सर। एंड सर आपने अपनी प्रिपरेशन दिल्ली में राजेंद्र नगर में रह के की थी चारों साल? जब तक मैं कोचिंग ले रहा था तो 2 साल आई वॉज इन करोल बाग, बट उसके बाद आई शिफ्टेड टू लक्ष्मी नगर। सर घर से दूर रह के you have a lot of challenges and you have a lot of work as well to do. So sir, how do you cope up with that? Like it's मतलब घर से दूर रहना, होम सिकनेस इज अ डिफिकल्टी, एंड फूड एंड ऑल ये सब भी थोड़ी डिफिकल्ट है सर। थोड़ा डिफिकल्ट होता है मैनेज करना, बट होम सिकनेस तो नहीं होना चाहिए फैक्टर। कल को आप सेलेक्ट होके जाओगे, फॉर एग्जांपल आप इधर नॉर्थ ईस्ट में आ जाओगे, तो कैसे फिर कोप अप करोगे? तो होम सिकनेस तो वाला आप आपको नहीं बोलना चाहिए। आप मतलब इतना तो आप रखो दिमाग में कि कल को जॉब करने कहीं भी जाना पड़ सकता है। इट्स ऑल इंडिया सर्विस जिसके लिए आप प्रिपेयर कर रहे हो। और बट खाने पीने का भी थोड़ा दिक्कत आता है, बट हो जाता है मैनेज। मैनेज करना ही होता है सब कुछ, घर जैसा तो नहीं मिलता। बट घर से अलग रह के ये फायदा होता है कि आपको ज़्यादा रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं होती है, ज़्यादा काम काज नहीं होता है, घर का परेशान करने वाले या डिस्ट्रैक्ट करने वाले लोग नहीं होते हैं, तो एक आइसोलेशन आपको मिल जाती है। दैट इज़ अ वेरी बिग थिंग। ओके सर, थैंक यू। या और क्या प्रभा, यू वांट टू से समथिंग? कब से ऐसे ही बैठे हो? नो सर। कहाँ से हो आप? सर मैं वेस्ट बंगाल से हूँ। ओके, मैं भी वेस्ट बंगाल में हूँ अभी। सर कहाँ पे? आई मीन दार्जिलिंग अभी। आप कहाँ पे हो वेस्ट बंगाल में? सर मैं साउथ 24 परगना। ओके ओके, ऑलराइट। So I'm from Meerut, UP, and I've done my graduation in civil engineering from IIT Roorkee in 2016. उसके बाद मैंने कोई जॉब वॉब नहीं किया था, सीधा प्रिपरेशन में आ गया था। और प्रिपरेशन में जब हम आते हैं तो एक अलग ही माइंडसेट से आते हैं कि फर्स्ट अटेम्प्ट में ही फर्स्ट रैंक निकालनी है। बट धीरे धीरे वो रियलिटी चेक आपको मिलता है, आप हम्बल हो जाते हो बहुत ज़्यादा, आप सीखते बहुत कुछ हो, आपकी पर्सनैलिटी में भी बहुत चेंज आता है। तो दैट इज़ अ गुड थिंग अबाउट दिस। बट जैसे फिर तो लास्ट टाइम में मैंने अपना पहले इंटरव्यू दिया था सिविल सर्विसेज के लिए। उससे पहले मैं 2 फॉरेस्ट सर्विसेज का दे चुका था इंटरव्यू, जिसमें भी मेरा हुआ नहीं था।
तो जब उन्होंने देखा कि आई हैव गिवन माय 6 अटेम्प्ट्स एंड आई हैव नॉट डन एनी जॉब, सो 24 सर का बोर्ड था, तो ही फर्स्ट क्वेश्चन वाज कि व्हाट्स प्लान बी. So I said कि there is no plan B. I'm confident about this in this attempt. So he said it's good to be confident, but you should also be pragmatic. तो प्लान बी हमेशा रखना कुछ ना कुछ दिमाग में. It's good for your mental state and it shows कि आप प्रैक्टिकल हो थोड़ा लाइफ में. बहुत ज़्यादा इमोशनल नहीं हो जाना है. और 1-2 साल अटेम्प्ट देने के बाद तो मतलब फुल टाइम देने की ज़रूरत भी नहीं होती है. तो ऑलवेज हैव समथिंग विच मेक्स यू फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट. कुछ भी हो सकता है, चाहे आप पढ़ाने ही लग जाओ या फिर कहीं अपना. और अगर इतने साल आप पढ़ने के बाद भी आप अपना एक गैप आ जाता है तो आप मार्केट इररिलेवेंट हो जाते हो, तो स्किल अपग्रेडेशन जरूरी होता है. बट अदरवाइज इफ यू हैव फेथ ऑन योरसेल्फ कि नहीं मैं करूंगा और मेरे को कुछ नहीं करना है, दैट आल्सो वर्क. अगेन इट्स अ वेरी पर्सनल जर्नी जो सबको अकेले ही करनी होती है. कोई दोस्त वगैरह कोई साथ नहीं देता है इसमें. मतलब कोई किसी से आप ज़्यादा फायदा मिलता नहीं है. आपको इंडिविजुअल ही आप सब करते हो. एनीबडी एल्स? सर व्हाट शुड बी द स्ट्रेटजी फॉर प्रीलिम्स? एक्चुअली मैंने 2 बार प्रीलिम्स दिया है, दोनों बार नहीं हुआ है. ये मेरा थर्ड अटेम्प्ट है इस टाइम. आप पहले तो ये देखिए कि आप कहाँ पर रह जा रहे हैं. जहाँ पे जीएस है और इट सी सैट, वेयर आर यू लैकिंग? इज इट सी सैट और जीएस? सर बोथ, बट सीसेट पे मैंने उतना वर्क भी नहीं किया था. मतलब तो मैं बाउंड्री पे ही हूँ, लेकिन जीएस में काफी लैग कर रहा है. बस वो ये है कि या कोई ऐसा मंत्रा नहीं है किसी भी चीज़ को क्लियर करने का. आप देखिए कि आपके कौन से क्वेश्चंस गलत हुए हैं, किस सब्जेक्ट में गलत हो रहे हैं, उसको उस पे वर्क करिए और प्रैक्टिस करिए और ज़्यादा टेस्ट देने की. तो यही तरीका होता है किसी भी चीज़ में इम्प्रूव करने का. कोई सामने वाला नहीं बता सकता है कि आपकी क्या कमी है और क्या स्ट्रेंथ है. आप एक सेल्फ इंट्रोस्पेक्शन खुद को करना ही होता है एंड इट इज़ वेरी डिफिकल्ट टू डू दैट, बट इट हेल्प्स. राइट डाउन द नंबर ऑफ क्वेश्चन यू हैव मेड रॉन्ग कि वो किस टॉपिक से हैं, किस टॉपिक से. जैसे विजन वाले वो एनालिसिस करके देते हैं ना कि आपके इस टॉपिक से इतने क्वेश्चन अटेम्प्ट किए, इतने गलत हुए. तो मेक अ सच एनालिसिस. वही काम करेगा, आपको बताएगा कि आपको कहाँ पे वर्क करना है. तो समटाइम्स तो मतलब ये समझ नहीं आता, मतलब क्वेश्चन आ किस सोर्स से रहे हैं. मतलब अब क्लास नोट्स पढ़ लिए हैं, स्टैंडर्ड बुक्स पढ़ लिया है, बट तब भी क्वेश्चन आइडेंटिफाई नहीं कर पाते. मतलब 4 ऑप्शन नहीं पता रहता है कि ये कहाँ से है. लेकिन बाद में तो पता चल जाएगा ना. तो आप सोचिए कि आपने या तो कुछ चीज़ छोड़ दी है जो नहीं पढ़ा है, और अगर आपको ऐसा लग रहा है कि ये मैंने नहीं पढ़ा है, तो मतलब वो किसी ने नहीं पढ़ा है. फिर ऐसा होता है कि वो किसी ने नहीं पढ़ा है, बट वो आपको जितना पढ़ा है उसी से आपको वो एक कैलकुलेटेड गेस लेना है, गेस वर्क लेना होता है उसमें. बट इट शुड बी कैलकुलेटेड. मतलब मैं जब अटेम्प्ट करता था तो अराउंड 30-40 क्वेश्चंस में मैं श्योर होता था कि ये ठीक है, ये मेरे को आता है. एंड आई यूज टू अटेम्प्ट अराउंड 90 क्वेश्चंस. तो आप समझ लो कि 50 क्वेश्चन में एक कहीं ना कहीं एक एलिमेंट ऑफ गेस रहता था. सर अभी आप कौन से सर्विस में हो? अभी आई मीन इंडियन डिफेंस स्टेट्स सर्विस. ज़्यादा लोगों को शायद इसके बारे में पता नहीं होता है. सर एंड व्हाट इज द ट्रेनिंग फॉर दैट? व्हाट इज द ट्रेनिंग लाइक आफ्टर फाउंडेशन ट्रेनिंग डिफेंस स्टेट्स का? 3 months of foundation course at Labasna. So there is an institute in Delhi, National Institute of Defense Estates Management. It's called NEDM. And जो हमारा सर्विस हेडक्वार्टर्स है, इट कॉल्ड डिफेंस एस्टेट्स ऑर्गेनाइजेशन, रक्षा संपदा भवन. तो इट इज़ वेरी नियर टू टर्मिनल 1, दिल्ली कैंट जब धौला कुआं से जाते हैं. तो वहाँ पर हमारा लगभग 9 months का ट्रेनिंग था अभी. एंड आफ्टर दैट वी गॉट पोस्टेड ईयर. अभी मेरे को 1 महीना ही हुआ है यहाँ पे आए हुए. सर एंड जनरली रोल्स एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज क्या होती है? व्हाट डज डिफेंस एस्टेट सर्विस लुक इनटू एंड कैन यू शेयर? सो डिफेंस एस्टेट्स में 2 प्रोफाइल होती है मेजरली. एक होता है सीईओ, चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर, जो कि कैंटोनमेंट का होता है. जहाँ पे भी कैंटोनमेंट होता है वहाँ पे कैंटोनमेंट बोर्ड होता है.
तो वहाँ पे हमारी पोस्टिंग होती है एज अ सीईओ ऑफ दैट कैंटोनमेंट बोर्ड। तो अभी मैं जहाँ पर हूँ, दिस इज कॉल्ड जला पहाड़ कैंटोनमेंट इन दार्जिलिंग। तो आई एम द सीईओ ऑफ दिस कैंटोनमेंट। सो इसमें एडमिनिस्ट्रेशन का काम रहता है, जो भी म्यूनसिपल वर्क्स होते हैं वो सब देखना होता है। एंड वी आर लाइक द लाइजन बिटवीन द आर्म फोर्सेज एंड द गवर्नमेंट और द सिविलियंस हियर। And other profile is defense estates officer, DEO. So outside cantonment जो भी defense land है, so we have to take care of that. We have to maintain their records, we have to update their records, digitize their records, and land mapping, surveying, encroachment, and उससे related जो भी litigation है वो एक DEO देखता है। So suppose like army को कहीं पर land चाहिए, so they will identify that land and they will approach us कि आप हमें ये land दिलवाइए। So we will see कि उनके पास कोई और vacant land है जहाँ पे वो अपना establish कर सकते हैं। तो ये सब देखने का काम फिर हमारा होता है। और अगर कहीं पे encroachment हो जाता है तो फिर we have to file cases and we have to fight that cases in the court. Okay, so that's basically like municipal commissioner for defense areas. Not in the defense area, but in the cantonment, it's like municipal works majorly. But outside the cantonment, केवल land management का है। Defense estates मतलब majorly land. So we have to take care of the defense land. And what preference you had put it? Yeah, I put it on the seventh preference. Okay. Yeah. तो मेरे को भी जब तक मिली नहीं थी ये सर्विस, ज्यादा पता नहीं था। तो बाकी शुरू की 3-4 हमें पता होती है, हम उसमें प्रायोरिटी ऑर्डर भरते रहते हैं, बाकी हम ऐसे ही भरते हैं, बट ऐसा नहीं करना चाहिए। विच वन शुड बी केयरफुल। तो जब मेरे को मिली, देन आई गॉट टू नो अबाउट द सर्विस। और जो गौरव कौशल है, एक यूट्यूबर है गौरव कौशल, ही यूज्ड टू मेक वीडियोस। तो वो भी इसी सर्विस में थे, IDES में, एंड ही रिजाइन फ्रॉम द सर्विस आई थिंक 1 year बैक। तो उनकी भी वीडियो है सर्विस पे, यू कैन वॉच दैट वीडियो यू वांट टू नो मोर अबाउट दिस। Okay. आई थिंक किसी ने क्वेश्चन भी कुछ पूछा था कि हाउ टू बी कंसिस्टेंट, हाउ टू मैनेज टाइम इफ प्रिपेयरिंग फ्रॉम होम एंड डूइंग PG। यार कंसिस्टेंसी, इट्स ऑल अबाउट टाइम मैनेजमेंट। आप अपना डेली शेड्यूल बनाइए एंड फॉलो दैट रिग्रेसली, कि उसमें कुछ भी हो जाए, कोई शादी वादी आ जाए घर में, वो शेड्यूल नहीं ब्रेक होना चाहिए। आप अगर घर पे रह रहे हैं तो आप टाइम निकालिए सुबह उठ के जल्दी, 3-4 घंटे सुबह आसानी से मिल जाते हैं। देन घर का भी थोड़ा रिस्पॉन्सिबिलिटी होता है। PG आप कर रहे हैं तो उसका भी एक फिक्स टाइम होगा कि कब से कब आपकी क्लासेस होती हैं, तो उसके अकॉर्डिंग आप सेट करिए। और मतलब एक शेड्यूल बना लीजिए, डेली रूटीन, एंड इट शुड बी फॉलोड, चाहे नो मैटर व्हाट। तो आई यूज्ड टू वेक अप अर्ली एंड गो टू जिम एंड देन केम बैक एंड रीड माय न्यूज़पेपर। फिर मैं अपना जो भी पहले से प्लान करके रखता था कि क्या करना है, तो दैट हेल्प्स। आपको सोचना नहीं पड़े सुबह उठ के कि आज मेरे को ये करना है। आप पहले दिन सोच के रखिए कि नेक्स्ट डे क्या करना है। वही जैसे ओजा सर बोलते रहते हैं कि अपनी डायरी बनाइए, मूवी देखने जाना तो इट शुड बी प्लान, तो दैट हेल्प्स। ये साक्षी पचौरी। Good morning, sir. So my question is regarding the initial, like right now, initially I've started giving sectional marks. So what should be my approach? Scoring marks or maximizing the number of attempts so like I can identify the sections I'm lagging behind or I need revisions. And my second question is, sir, 2017 से जो trend change हुआ है 2024 तक, so can we rely on the static portion? मतलब अगर करंट अफेयर्स मैनेज नहीं हो रहा है तो, या फिर ऑब्वियसली आई ट्राई टू मैनेज इट बट स्टैटिक स्ट्रांग होना चाहिए. एंड थर्ड क्वेश्चन इज रिगार्डिंग मेंस. अप टिल नवंबर एंड दिसंबर essay, ethics and optional should be the core to prepare for the answer writing, and GS का प्री के बाद हो सकता है, या फिर कैसे, मतलब आंसर राइटिंग को कैसे मैनेज करूँगा? दैट्स इट. मतलब यार, एक तो मैं ये बताऊंगा कि प्रीलिम्स और मेंस की अलग अलग तैयारी मत करना। आप
प्रीलिम्स से पहले भी मेंस की तैयारी करके रखना, क्योंकि वो प्रीलिम्स में भी हेल्प करता है। मैंने देखा है कि जो लोग केवल प्रीलिम्स की तैयारी करते हैं, मेंस को बाद के लिए रखते हैं, उनको प्रीलिम्स में भी दिक्कत आती है। तो मेंस की अगर आपने तैयारी की है, पहले भी अपने आंसर राइटिंग कर चुके हैं, एक बार 2 बार रिवीजन किया है, सब आपका सिलेबस कंप्लीट है, तो इट हेल्प्स इन प्रीलिम्स अलॉट। ठीक है। और करंट अफेयर्स, अगेन आई एम सेइंग कि करंट अफेयर्स के एक मल्टीपल सोर्सेज हैं, तो वी यूज टू रिलाई ऑन मैगजीन्स, जैसे कि जनरली लोग करते हैं, बट इट इज़ नॉट हेल्पफुल नाउ डेज। तो यूपीएससी को भी समझ में आ गया है कि लोग क्या पढ़ के जा रहे हैं, तो वहाँ से नहीं आता है। इट इज़ अ प्योर वेस्ट ऑफ टाइम प्रीलिम्स के लिए मैगजीन पढ़ना। तो बेटर ये है कि आप न्यूज़पेपर पढ़ें और उसमें ढूंढें चीज़ें जो भी आपको मिल सकती हैं। करंट अफेयर्स पे रिलाई नहीं कर सकते हैं। करंट और स्टैटिक आपका इम्पॉर्टेंट है बहुत ज़्यादा। आजकल मॉडर्न इंडिया से भी क्वेश्चंस नहीं आ रहे हैं, मॉडर्न इंडियन हिस्ट्री से। तो मतलब मेरी क्या स्ट्रैटेजी रहती थी कि मेरे को आई यूज टू पिक 2 सब्जेक्ट्स, कि मेरे को इस सब्जेक्ट से तो क्वेश्चन गलत नहीं होने चाहिए। लाइक पॉलिटी, एक ही सोर्स है लक्ष्मीकांत, उसी से क्वेश्चन आना है, कुछ अलग इनोवेट नहीं करने वाले। तो उससे अगर 25 क्वेश्चन आ रहे हैं तो उसमें गलत नहीं होना चाहिए। अगर उसमें गलत हो रहा है तो मेरी प्रिपरेशन में कमी है। ठीक है। सिमिलरली लाइक इकोनॉमिक्स, इकोनॉमिक्स में भी कंसेप्चुअल क्वेश्चन आते हैं, तो दे आर वेरी इजी, थोड़े ट्रिकी होते हैं, बट आपके अगर कंसेप्ट क्लियर है तो आप वहाँ पे अच्छा एक गेस वर्क कर सकते हो, गलत होने के चांसेस कम रहते हैं। तो आई यूज टू फॉलो दिस कि मेरे एटलीस्ट, तो इनमें से ज़्यादा क्वेश्चन आते हैं पॉलिटी और इकोनॉमिक्स से, तो अराउंड 40 to 45 क्वेश्चन यू कैन एक्सपेक्ट कि आएंगे ही आएंगे। तो अगर मैं 45 में से 40 क्वेश्चन भी कर देता हूँ तो मैं आई हैव डन माई पार्ट। फिर वहाँ पे नए क्वेश्चन आते हैं जिनमें कि आपको जितना आपके स्किल है या आपने सीखा है, जो भी आपकी आर्ट ऑफ क्लियरिंग प्रीलिम्स है, गेस वर्क है, ऑब्जेक्टिविटी है, वो काम पे आती है। तो बट आपको ये तभी काम आएगा, आपको इंश्योर करना है कि आपके वो 40 to 45 स्टैटिक क्वेश्चन सही हैं। हिस्ट्री में भी काफ़ी कुछ ओपन एंडेड है, तो लेकिन पढ़ा हुआ कभी कभी आ जाता है, एंशियंट से, मिडिवल से, फिर आर्ट एंड कल्चर से। इग्नोर तो नहीं कर सकते इन चीज़ों को, मिडिवल से आजकल बहुत ज़्यादा आ रहा है, तो इंटरेस्टिंग भी है। एक बार आप पढ़ोगे तो आपको अच्छा भी लगेगा, और पढ़ना भी चाहिए। यू शुड नो अबाउट योर हिस्ट्री। मॉडर्न इंडिया भी पढ़ना चाहिए, क्वेश्चंस कम आते हैं हालांकि, तो उस हिसाब से आप टाइम अलॉट कर सकते हैं चीज़ों को। डिड आई आंसर योर क्वेश्चन और कुछ रह गया या फिर साक्षी? सर एक क्वेश्चन था कि सेक्शनल टेस्ट में मार्क्स मैक्सिमाइजेशन पे ध्यान दूं या फिर नंबर ऑफ क्वेश्चंस जो मैं अटेम्प्ट कर रही हूँ वो ज्यादा अटेम्प्ट करूँ, जस्ट टू आइडेंटिफाई कि कौन से सेक्शंस में मैं गलत कर रही हूँ। ऐसा होता है कि आप अटेम्प्ट तो सारी करो, शायद शुरू में आपको टाइम ज़्यादा लगे 3 आवर्स अलॉटेड टाइम से, बट कोशिश आपकी ये रहनी चाहिए कि अगर आप ठीक से अटेम्प्ट कर पा रहे हो कि नहीं, जो पूछा जा रहा है आप वो समझ पाए, और जो आपको पता है वो आप समझा पाए। ऐसा नहीं कि आपने क्वेश्चन पूछा और लिख दिया, टाइम लिया, अटेम्प्ट कर दिए, बट नंबर नहीं आ रहे हैं, आउट ऑफ 10 3 आ रहे हैं, तो उससे कोई फ़ायदा नहीं है। अब भले ही थोड़ा टाइम ज़्यादा ले लो अटेम्प्ट करने में, क्वेश्चन क्वेश्चन सारे ही अटेम्प्ट करो, वाई टू वेस्ट जो भी आपकी एफर्ट्स हैं टेस्ट सीरीज में। तो आप सारे क्वेश्चंस अटेम्प्ट करिए और टाइम लेके करिए, और सोचिए कि इसमें क्या पूछा गया है और आपको वो आता है कि नहीं आता है। अगर नहीं आता है तो आपकी कहीं ना कहीं अभी नॉलेज बेस में कमी है, और आता है तो आप उसको एक्सप्रेस कर पाए कि नहीं कर पाए एज पर द डिमांड ऑफ द क्वेश्चन। एंड सर प्री में ये चीज अगर मैं एमसीक्यूज सॉल्व कर रही हूँ तो उस एस्पेक्ट में उस एस्पेक्ट में क्या? मार्क्स पर ध्यान दूं या फिर नंबर ऑफ क्वेश्चंस को? प्रीलिम्स में तो इट्स ऑल अबाउट एक्यूरेसी, कि आपने क्या पढ़ा है और कितना आप एलिमिनेट कर पा रहे हो बाकी ऑप्शंस को, आप समझ पा रहे हो कि क्वेश्चन बनाने वाला आपको कहाँ फंसा रहा है। अगर ये चीज़ समझ लोगे तो आपको गेम क्लियर हो जाएगा प्रीलिम्स का, तो कि आप अगर क्वेश्चन बनाने वाले की साइकोलॉजी से देखने लगोगे। तो प्रीलिम्स में इट्स ऑल अबाउट एक्यूरेसी, आपने पढ़ा होगा वो टॉपिक जो पूछा गया है, चारों ऑप्शन आपको मिलते जुलते लगेंगे, बट टू हिट दैट ऑन द पॉइंट, दैट्स व्हाट मैटर्स। ओके, थैंक यू सो मच सर। From okay.
एनीबडी एल्स, और कोई क्वेश्चंस हैं किसी के? किसी ने पूछा हुआ था कि ब्रेनस्टॉर्मिंग विद द हेल्प ऑफ पेस्टल एनालिसिस, हाउ टू डू दैट विद एग्जांपल और जस्ट इंफॉर्मेशन। ये सब पेस्टल वाला हेल्प करता है आपको। पेस्टल आई थिंक वही है ना कि आप पॉलिटी, इकोनॉमी, साइंस एंड टेक, ये भी जो जो भी मेंस का सिलेबस है उसके अकॉर्डिंग टॉपिक वाइज आप बता देते हो। तो कुछ समझ में नहीं आए तो आप उसके अकॉर्डिंग भी चल सकते हो, और कहीं ना कहीं आप एक क्रॉस चेक कर सकते हो कि मैंने हर डिमेंशन की बात कर ली है कि नहीं की है। एनवायरनमेंट फॉर एग्जांपल कई बार मिस हो जाता है, एकदम से क्लिक नहीं करता है, तो वी हैव टू बी कॉशियस कि हमने सब एस्पेक्ट्स पे बात कर ली है कि नहीं कर ली। तो दैट विल हेल्प, बट एक स्ट्रिक्टली हम उस पर फॉलो करेंगे कि पहले हम पॉलिटी, इकोनॉमी, तो वो थोड़ा अच्छा नहीं लगता एक एक्सप्रेशन ऑफ राइटिंग। और पूछिए, या किसी और को कुछ पूछना है, बताना है? सर, जैसा आपने बताया था, आप फिटनेस पे भी ध्यान देते थे ड्यूरिंग योर प्रिपरेशन। तो सर, जब एग्जाम क्लोज होता है तो तब भी वर्कआउट मतलब स्किप कर देना चाहिए या कंटिन्यू करना चाहिए? या इट्स अप टू यू। मैं क्या करता था कि ड्रॉप आउट कर देता था, ड्रॉप कर देता था, सुबह नहीं जाता था, बट फिर वो मेरी लेकिन बॉडी ऐसी हैबिचुअल हो गई थी कि फिर बाकी टाइम वो फंक्शन नहीं कर पाती थी अच्छे से। फिर मेरी ईटिंग हैबिट्स खराब हो जाती थी, फिर मेरे को नींद नहीं आती थी। तो वो होता है, तो लेकिन वो शेड्यूल का पार्ट है। आप मतलब एक दो दिन पहले जाना, मतलब मैं तो फिर जाने ही लगता था कि एंड तक जाता था जिम, क्योंकि इट गिव्स मी मोटिवेशन टू गेट अप अर्ली। अगर नहीं जाना होता था जिम तो मैं सोचता था कि अभी और थोड़ा सो लेते हैं, क्या ही करना है जल्दी उठ के। तो मतलब सब चीज़ें टाइम पे होती रहती थी। तो मैं तो यही कहूँगा कि जो भी आपका शेड्यूल है वही फॉलो करिए, अगर ओके आपको सर। अच्छा लगता है जाना। क्योंकि यार उससे मैंने देखा है कि प्रोडक्टिविटी बढ़ती थी, आपका मैकेनिज्म, बॉडी मैकेनिज्म अच्छा रहता था, बॉडी से ब्लड सर्कुलेशन अच्छा है, तो इट फील्स गुड। अगर आपने अच्छी स्टार्ट की है शुरू में 2 घंटा दे के, तो बाकी टाइम भी अच्छा जाता। ओके सर, थैंक यू सर। और लास्ट के 2 दिन में ऐसा कुछ जिम जा छोड़कर आप ऐसा कुछ नहीं पढ़ लोगे कि आप एग्जाम में बहुत अलग कुछ कर दोगे, या इनफैक्ट 1 महीने में भी। यस सर। तो लेकिन है ना, इट्स अ प्रोसेस कि आप लास्ट के 1 महीने में ऐसा कुछ नहीं कर दोगे। दो आपको एफर्ट्स बढ़ाने हैं, अपने टाइम एफिशिएंटली यूटिलाइज करना है, बट डजंट क्रिएट मच डिफरेंस जिम छोड़ने थैंक यू सर। से। So how to stay mentally stable and motivated after giving multiple attempts? I mean, कुछ टाइम बाद डिमोटिवेट होने लगता है कि 2 अटेम्प्ट्स हो गए, 3 अटेम्प्ट्स हो गए, अभी कुछ सामने नजर नहीं आ रहा है। राइट। तो मतलब एक तो ये होता है कि एक फियर हमेशा रहता है कि नहीं होगा तो क्या होगा, तो इसीलिए आई आई सजेस्टेड कि हैव समथिंग प्लान बी। लाइक आई वुड मेंशन कि मैंने अपने लास्ट सेकंड लास्ट अटेम्प्ट में लॉ में एडमिशन ले लिया था। मुझे लगा था कि मेरे को अगर कुछ नहीं हुआ तो आई विल परस्यू लॉ। हालांकि मैं एडमिशन लेने के बाद कभी क्लास नहीं गया, तो बट ये था कि मैंने करके देख लिया, मैं कर लूंगा लॉ अगर करना है तो। ये मन एट द बैक ऑफ माइंड था, एक सेंस ऑफ सिक्योरिटी थी कि कुछ है करने को। मतलब हम दूसरों को बेवकूफ़ बना सकते हैं बट खुद को नहीं। दूसरों को भले ही हम कुछ ना बताएं कि हम कुछ नहीं करेंगे, हम यही कर रहे हैं, बट हम खुद को तो आंसरेबल है ना कि हम क्या करेंगे अगर नहीं करेंगे, नहीं हुआ तो बी श्योर ऑफ दैट कि आप क्लियर हैं कि अगर आप नहीं हुआ तो क्या करेंगे। बी प्रैक्टिकल। ये एग्जाम में केवल 1,000 सीट हैं, तो ऐसा नहीं है कि हम बोलते हैं कि सक्सेस रेट कम है, तो सक्सेस रेट कम है इसीलिए क्योंकि वैकेंसी इतनी है। 1,000 लोग ही क्वालिफाई करेंगे अगर, तो बाकी ऐसा नहीं है कि 1,000 एक इज अ लूजर। जब 1,000 सीट हैं तो 1,000 लोग ही आएंगे, इससे ज्यादा नहीं आ सकते, ना कोई कितना भी अच्छा हो। अब बहुत चीजें लक बेस्ड भी हैं, आपका दिन कैसा है, चांस की बात होती है। अ, तो मेंटली स्टेबल रहने के लिए बहुत सारी चीजें हैं कि घर से कैसा सपोर्ट है, आपके फ्रेंड्स कैसे हैं, आप खुद में कितना सिक्योर हैं, आप अपनी हॉबीज परस्यू करिए कुछ ना कुछ, जो भी आपको अच्छा लगता है। लाइक मेरे को तो जिम जाना अच्छा लगता था तो मैं जाता था, चाहे कुछ भी हो जाए। मतलब एग्जाम आपकी जिंदगी नहीं बनना चाहिए, आप खुद में एक ट्रांसफॉर्मेशन देखेंगे कि मैं ऐसा हूँ,
ये ऐसी हूँ अभी तक। जब तक एग्जाम है मैं एग्जाम पे फोकस करूंगी, मैं उसके बाद देखूंगी क्या करना है। तो वर्क ऑन योर सेल्फ ऑल्सो, केवल एग्जाम ही सब कुछ नहीं होता है। थैंक यू सर।